जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 12th की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, उन दोनों के लिए ये क्वेश्चन बनाया गए हैं क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। आप जाकर के पूरी सीरीज देख सकते हैं। रोज रात 10 बजे ये सीरीज होती है और इसका उद्देश्य बस इतना है कि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं वह आपके गलत ना हो। हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर मौर्य काल और गुप्त काल से था, जहां अशोक और इंडिका, अर्थशास्त्र और गुप्त काल कितना क्वेश्चन आता है, मतलब किसी से छुपा नहीं। अगर आप तैयारी करें तो आपको पता है। और 8 बजे जो सीसेट चलती है वह भी देख सकते हैं। सुबह एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं, शाम को उसके क्वेश्चन लगाते हैं। है ना मजेदार बात। चलिए बिना समय गवाए आज का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 21st क्वेश्चन, और इस सीरीज का अगर बात करें तो 71st क्वेश्चन। हम 70 क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं एनसीईआरटी के। 21 प्रशस्तियों के बारे में बताना है। प्रशस्तियां राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी। दूसरा है, ये आर्थिक आंकड़ों का सटीक विवरण देती हैं। तीसरा है, प्रयाग प्रशस्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिशेन ने रची थी। सही कथन का चयन करना है इंग्लिश वाले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रशस्तिस। 1. प्रशस्ति व रॉयल यूलोजिस composed in praise of kings. 2. They give factual economic data of period. Third है, the Prag Prashasti was composed by Harishen. Which of the statements given above are correct? इसी क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा आपको कि यूपीएससी के लेवल के हैं कि नहीं ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कैसे यूपीएससी खेल करती है और स्टेट पीसीएस भी तो अब पीछे तो नहीं ही है। तो प्रशस्तियां राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी, यस सही है। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी है, ये भी सही है। किस राजा की वजह से लिखी है, किस राजा की इसमें तारीफ की गई है, ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। आर्थिक आंकड़ों का सटीक विवरण, ये जो सटीक वर्ड है ना, सटीक, इस शब्द ने बिगाड़ दिया है खेल। आर्थिक आंकड़े हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सटीक विवरण देते हैं। यह उद्देश्य प्रशस्ति का नहीं होता है। प्रशस्ति का उद्देश्य मात्र क्या होता है, राजा को खुश करो और अपना जीवन सुखमय बनाओ। मुझे याद आ रहा है कल का क्वेश्चन जो था वो मैं लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में देकर गया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया, मुझे मिला 0 लोग थे वह जो कमेंट कर रहे थे। मैं आंसर बता देता हूँ। कल का जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, कौन सा अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण का उल्लेख करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वह अभिलेख। शिलालेख है 13 शिलालेख जो है वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख करता है अशोक के। होमवर्क जो दिया था उसका मैंने आंसर बता दिया, और 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ टफ होंगे। कथन कारण वाला भी क्वेश्चन आज मिलेगा। कोशिश की जा रही है ओवरऑल आपको तैयार किया जाए। मौर्यकालीन प्रमुख नगर थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी। Which of the following were important urban centers during the Mauryan period? यहाँ भी एक वर्ड आपको फंसाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर पूछा है मौर्यकालीन प्रमुख नगर, मौर्यन पीरियड। अगर वह मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर पूछता, हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चंस को। अगर वह पूछता मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कौन नगर आते थे तो हो सकता है क्वेश्चन अलग होता। मौर्य काल में कौन से कुछ नगर आते हैं तो क्वेश्चन अलग होगा। मौर्य काल के समय अगर देखे तो तीनों ये थे, अवंती भी था साथ में, कौशल भी था, कई लोग थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य के भीतर कौन सा आता है, उस एरिया में कितने आते हैं नगर, ये क्वेश्चन फिर अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, सीसेट की क्लास 8 बजे कर ही ली होगी, हिंदी माध्यम वाले विशेष रूप से।
अशोक के अभिलेखों के विषय में बताना है। ये भारत और नेपाल दोनों में पाए गए हैं। ये प्राकृत, यूनानी और अरामाइक भाषाओं में लिखे हैं। यहाँ पर अरामाई नहीं है, अरामाइक है, सुधार लीजिएगा। Consider the following statements about Ashokan inscriptions. They are found in both India and Nepal. They were written in Prakrit, Greek, and Aramaic. They are primarily on palm leaf manuscripts. वे ताड़पत्र पर लिखे गए थे। बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा एनसीईआरटी का, इसीलिए मैं बुक लेकर ही आपको अध्ययन कराता हूँ, जिससे एक भी वर्ड ना छूट पाए, जिससे आपका क्वेश्चन मिस हो सके। हमारी गलती यही है कि हम ठीक से नहीं पढ़ते। तो इसका आंसर 1 और 2 सही होगा। ताड़पत्र पर लिखे गए थे, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। अशोक के अभिलेख आपको मैंने अशोक के अभिलेख सेकंड चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ाया था। एनसीईआरटी में जितना था उससे ज्यादा मैंने पढ़ाया था अपने नोट्स से, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे उससे। 24 सही मिलान कीजिए। मिलान वाले भी मिलेंगे, कथन कारण भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपकी संख्या अगर बढ़ी तो और विस्तार से काम होगा, क्योंकि वही मोटिवेशन देता है। 24 खारवेल राजा, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, इन लोगों ने अभिलेख लिखाए थे, जो कि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, खारवेल, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख में से आपके सामने ये लिखे हुए हैं अभिलेख। जी हाँ, खारवेल हाथी गुफा अभिलेख, इस पर हमने कल भी क्वेश्चन देखा था, लेकिन अलग तरीके का क्वेश्चन देखा था, आपको याद होगा कल वाले में। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने और भी बातें बताई थी, और कौन से राजाओं के द्वारा इस पर काम कराया गया है, स्टार्लिंग किसने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त त्याग प्रशस्ति, अभी मैंने ऊपर आपसे पूछा था कि त्याग प्रशस्ति जो लिखी है वो किस राजा के ऊपर लिखी है, फर्स्ट वाले में त्याग प्रशस्ति तो हरिशेन ने लिखी थी, और उस समय समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त बहुत बढ़िया राजा था, ये खुद भी एक कला प्रेमी था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वीणा बजाते हुए इसे दिखाया गया है कई बार। तो इसका आंसर क्या लगा देना चाहिए, 1A 2B 3C लगा देना चाहिए। स्लाइड में कोई दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करिएगा, आवाज में कोई प्रॉब्लम है तब भी। 25 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अभिलेखों के विषय में बताना है। प्रारंभिक अभिलेख पत्थर और धातु पर खुदे होते थे। इन्हें लिपिकर या लेखक नामक शिल्पी खुदाई करते थे। आरंभ से ही अधिकांश अभिलेख द्विभाषी थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंस्क्रिप्शंस। अर्ली इंस्क्रिप्शन वर engraved on durable material like stone and metal. Scribes called lipikars or lekhak were employed to engrave them. Most inscriptions were bilingual from the beginning. Which are correct? सही विकल्प का चयन कीजिए। आरंभ से ही अभिलेख जो थे वह द्विभाषी थे, ये गलत है। बाकी पत्थर और धातु पर खुदे हैं, हमने देखा, और लिपिकर या लेखक नामक शिल्पी जो खुदाई करते थे ये भी सही है। तो ये दोनों तो सही है 1 और 2, बट द्विभाषी थे स्टार्टिंग से, ये गलत है। स्टार्टिंग से द्विभाषी नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी गाथा जो मिलती है वो। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, मॉडर्न इकोनॉमी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमी? अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के अभिलेख, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। इस क्वेश्चन को भी यहां रखने की एक वजह है।
तो इसके तीनों सही है, लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में डाउट अवश्य आया होगा। आया है कि नहीं, कमेंट करना। और यही डाउट आपको एग्जाम के अंतर्गत आता है, इसलिए क्लियरिफिकेशन बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है विस्तार से पढ़ना। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो लिखा है ना, अब अर्थव्यवस्था उसने लिख दिया तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि अभिलेख में अर्थव्यवस्था के बारे में था या नहीं था। नहीं होगा, तभी तो सर ने बोला। तो ये जो डाउट है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगर ये होता है तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तीनों से मिलते हैं तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 27, उत्तर भारत में अधिकांश प्रारंभिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट was used for most early inscription in North India. Kharoshthi script was used in the northwestern region of India. हमने उसमें यह भी बताया था अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, क्योंकि देवनाम पिदस्सी अधिकतर अभिलेख में मिला है। पहला अभिलेख कौन सा था जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोनों सही है। उत्तर भारत में आपको मिलेगा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि मिलेगी। दोनों सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में शहरीकरण के बारे में बताना है। नए नगर व्यापार मार्गों और नदी घाटियों के किनारे विकसित हुए। नए नगर जो थे वह व्यापार मार्ग और नदी घाटी के किनारे विकसित हुए। दूसरा, शिल्पी संघ श्रेणीय जिसे बोलते हैं, व्यापार और उत्पादन में महत्वपूर्ण थे। नगर केवल राजकीय संरक्षण पर निर्भर थे। Which are the following statement about urbanization in early historic India are correct? New towns developed along trade route and river valley. Guild played a major role in craft production and trade. Urban centers were fully dependent on royal patronage. अब इसमें आप तीसरा वाला केवल देख लेंगे और फुल्ली डिपेंडेंट ऑन रॉयल पेट्रोनेज, तो आप इसको गलत कर दोगे कि तीसरा तो नहीं होना चाहिए। फुल्ली और केवल ये शब्द नहीं होने चाहिए। अगर आप तीसरा गलत भी कर देते हो, केवल या फुल्ली इंडिपेंडेंट देखकर, फुल्ली डिपेंडेंट देखकर, तब भी आपके दो ऑप्शन ही कट हो रहे हैं, तीसरा नहीं कट हो रहा, यानी एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर काम नहीं कर रही। क्या सही होना चाहिए? दोनों सही है। श्रेणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और विस्तार से पढ़ा था, बढ़िया तरीके से पढ़ा था, पूरा पैराग्राफ थे। गुप्त काल भी है उसमें, मौर्य काल ही नहीं है, लेकिन गुप्त काल के बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में, अब आपको अभिलेख बार बार आ रहा है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर अभिलेख क्यों? क्योंकि अभिलेख से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभिलेखों पर प्रश्न पहले से तैयार होकर रखिए। और टर्मिनोलॉजी कल वाले सेक्शन में आपको मिलेगी। आपने कल जो किया था उसमें टर्मिनोलॉजी थी, क्योंकि वह भी बहुत आती है। कोशिश कर रहा हूँ सारा कुछ ध्यान रखा जाए। गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में, ये अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इनका उद्देश्य राजाओं की विजयों व गुणों का वर्णन था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख इसी काल का है। Consider the following statement about Gupta's inscription. They were mostly composed in Prakrit. They glorified the conquests and virtue of king. Allahabad pillar inscription belong to this period. इंग्लिश में इलाहाबाद पिलर बोलते हैं, हिंदी में प्रयाग स्तंभ बोल देते हैं, क्योंकि प्रयागराज इलाहाबाद बात एक ही है। अब नाम बदल दिए गए हैं, प्रयागराज का जिक्र होता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त, हरिशेण। तीसरा तो सही है, तीसरा सही है। तीसरा आपको 3 जगह मिल रहा है, तो पहला तो नहीं है।
इनका उद्देश्य राजाओं की विजयों पर गुणों का वर्णन था। दे ग्लोरीफाई द विजय ऑफ किंग। यस यस यस, आंसर मिल गया हमें। 2 और 3, लेकिन ये भी तो हो सकता है आंसर। 2 और 3 यहाँ भी तो है, हमें पहला चेक करना पड़ेगा। पहले में क्या है, ये अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, तो यही गलत है। गुप्त काल में क्या प्राकृत भाषा चल रही थी? गुप्त काल में कौन सी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी? ये अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ये गलत है। हम लोगों ने पढ़ा था बढ़िया से। और जैन और बौद्ध धर्म वाला जो चैप्टर है वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक में प्राकृत इम्पोर्टेंट थी, एक में पाली इम्पोर्टेंट थी शायद। तो ये सब जो कंफ्यूजन वाले हैं ना फैक्टर, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपको वह ध्यान से पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सारी क्लासेस ले रहे होंगे। टॉपर्स आंसर राइटिंग दोपहर में कराई, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आज कराया था, आपने देखा होगा। अभी कथन है, अशोक ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा में इसलिए लिखवाए ताकि आम जनता उन्हें समझ सके, क्योंकि कारण था प्राकृत भाषा केवल ब्राह्मण वर्ग की भाषा थी। Assertion, the use of Prakrit language in inscription helped in spreading the king's message widely. Reason है, Prakrit was the language of the elite Brahmin class. इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ये हम बताएंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कमेंट अवश्य करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।